नमस्ते, विवेक वर्मा। आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। लोकसभा प्रत्याशी चांदनी चौक से बहुत उम्मीद से आपके यहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस उम्मीद से कि आप लोग मुझे जिताएंगे। अलग कर रहा हूँ, हट के कर रहा हूँ, किसी पार्टी का प्रत्याशी नहीं हूँ। चाहे कोई भी पार्टी हो हिंदुस्तान की, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मैं अलग हूँ। और मुझे समझिए, मेरे को पहचानिए, मेरे गुणों को पहचानिए कि मैं कितना ज़रूरी हूँ आपके यहाँ से जीतने के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। सुनिए मुझे, पूरा इंटरव्यू मेरा सुनिए। मैं बताऊँगा कि बेसिकली मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी और पब्लिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरी पार्टियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आज तक क्या करते आ रहे हैं। समझिए। जी, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी एक जिज्ञासा है सर कि आपके सामने आप एक निर्दल प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं और आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस वालों के बड़े-बड़े दिग्गज सामने खड़े हैं। बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं। उनके उम्मीदवार भी काफी कुछ पैसे लगा के खर्च करके खड़े, उनके हर जगह उनके बैनर लगे हुए हैं, उनके पोस्टर लगे हुए हैं, जबकि आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और उन्होंने पीछे भी वो आ चुके हैं, बीजेपी के भी उम्मीदवार आ चुके हैं और कांग्रेस के भी आ चुके हैं। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, वो नहीं कर सकते ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं चांदनी चौक के विकास के लिए, उसके विस्तार के लिए। तो आप ऐसा क्या करना चाहते हैं? जबकि उनका आप बड़े-बड़े दिग्गजों से आपका मुकाबला है और आप एक निर्दल उम्मीदवार हैं। आपकी ऐसी अभी कोई खास राजनीति में पहचान नहीं है, खास क्या कोई पहचान नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जो वो नहीं कर पाए, नहीं कर सकते? बहुत उचित आप लोगों ने प्रश्न पूछे हैं मेरे से और इसका जवाब मैं ज़रूर जनता के समक्ष देना चाहूँगा, जो चांदनी चौक की पब्लिक है। मैं चांदनी चौक की पब्लिक यानी जनता, उनसे कुछ सवाल भी पूछ रहा हूँ और साथ में अपने बारे में बताऊँगा भी और दूसरी पार्टियों के बारे में बताऊँगा और आपके समक्ष बताऊँगा जो आपने मेरे से प्रश्न पूछे। मेरा पहला प्रश्न तो जनता से ये है कि आज तक वो वोट के नाम पे लगातार वोट डालते आ रही है जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हर पार्टी अपने आप में वादे करती है, हर उम्मीदवार वादे करता है और हर उम्मीदवार ये कहता है मैं बीजेपी से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं सपा से हूँ, मैं बसपा से हूँ या मैं कम्युनिस्ट हूँ या मैं निर्दलीय हूँ, किसी भी रूप में हूँ। जाति और धर्म के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाता है। क्यों लड़ा जाता है? मेरा प्रश्न जनता से ये है। और आप लोग जनता धर्म और जाति के नाम पे क्यों चलती हैं? मेरा प्रश्न फिर दूसरा आप लोगों के सामने से है। क्या आप लोगों में वो इंसानियत नहीं है? क्या आप लोगों में खून एक नहीं है? क्या आप लोगों का एक्सीडेंट होता है या आप लोगों को कोई बीमारी होती है, आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, तो आपको खून नहीं चढ़ाया जाता? किसका चढ़ाया जाता है? क्या आप उस समय पता करते हैं? आपको सिर्फ इतना पता होता है, ए बी ग्रुप या एबी ग्रुप या ओ ग्रुप। ये किसका खून है? कौन-सी पार्टी के किस व्यक्ति का खून है, किस जाति का खून है, किस धर्म का खून है? आप जानते हैं? और इधर से आप धर्म और जाति के नाम पे बँटे हुए हैं। हम कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हम यूपी वाले हैं, हम हरियाणवी हैं, हम दिल्ली निवासी हैं, हम केरला से संबंधित हैं, हम तमिलनाडु से संबंधित हैं, हम दिल्ली में बसे हुए हैं या हम जनता पाकिस्तान से माइग्रेटेड आई हुई है। हम इस जाति को पसंद करते हैं, इस जाति को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं आप लोग दूसरी जाति को पसंद? खून तो एक है। जब चढ़ता है तब ये तो नहीं पूछता कि किस जाति और धर्म का है। क्या उस जाति धर्म के नाम पे आप खून की पुकार करेंगे लोगों से मांग करके? क्या लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे लोग आपके लिए उस समय? उस समय आपका मरीज मर रहा होगा, आप खुद मर रहे होंगे, उस समय खून चाहिए। तो इंसानियत का धर्म ही सबसे बड़ा खून है, सबसे बड़ा धर्म है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते? क्यों धर्म और जाति के नाम पर वोट डालते हैं? क्यों ये कहते हैं कि ये अमीर व्यक्ति है, ये गरीब व्यक्ति है जो उम्मीदवार के रूप में है, ये पैसे वाला है, ये इस मंत्री का बेटा है, ये प्रधानमंत्री का बेटा है? क्यों? मेरा प्रश्न आपसे है। आप क्यों कहते हैं कि ये इतना बड़ा केंद्रीय मंत्री था, आज ये वाला इतना मंत्री है? नो, इट शुडंट बी, नहीं होना चाहिए ये सब। अब व्यक्ति को देखिए ना, उससे बात करिए, उसे पहचानिए। ठीक है, हर व्यक्ति की लिमिट है, मेरी अपनी लिमिट है कि मैं कितने लोगों से मिला हूँ। ठीक है, मैं कम लोगों से मिला हूँ। आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है कि कितने व्यक्तियों से मिले।
मेरे कोई पोस्टर नहीं लगे हुए, मेरे कोई बैनर नहीं लगे हुए। आपका ये प्रश्न भी उचित है। कारण है, मेरे पास पैसे की कमी है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अनुसार पैसे की कमी पूरा करने के हिसाब से उन्होंने अपना बजट बढ़ाया हुआ है उम्मीदवार के लिए। लेकिन एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो उसकी जेब में इतने पैसे नहीं होंगे, वो अपना फ्लैट, अपना घर, अपना मकान नहीं बेचेगा इलेक्शन के लिए। हाँ, लेकिन वो आपके लिए आ रहा है, आपके लिए काम करने के लिए आ रहा है। उसकी एजुकेशन देखिए, उसका एक्सपीरियंस देखिए, उसके बात करने का ढंग देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए कि वो कैसे बात कर रहा है। उसके बात करने में राजनीति नहीं झलकनी चाहिए, किसी पार्टी का नाम नहीं आना चाहिए, मुद्दे नहीं आने चाहिए हर वक्त, जो कि आप लोगों से हमेशा यही किए जाते हैं कि मैं संगठित एक यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूं, मैं व्यापार यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूं, मैं इस मंत्री की बेटी हूं और मैं भी एक प्रैक्टिस करती हूं किसी कोर्ट के अंदर, या कोई कहे मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेशे से मैं भी एक एडवोकेट हूं, लेकिन मेरी जानकारी जो मैं बातचीत में आप लोगों से कर रहा हूं, वो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो कितनी डीप है, कितनी गहराई में है, उसे समझिए कि हमारे लायक भी है उम्मीदवार या नहीं है। पार्टी के नाम से आज तक आप वोट डालते आ रहे हैं, इतने साल बीत गए, किसने क्या किया? किसने चांदनी चौक के लिए क्या किया? किसने चांदनी चौक की उन गलियों में जा करके देखा कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? बरसातें होती हैं, गंदगी भर जाती है, नालों का पानी आधा फुट से 2-2 फुट ऊपर उठ जाता है। दिल्ली की सड़कों में सफाई होती नहीं, और दिल्ली के अंदर जब बरसात होती है तो नाले जाम हो जाते हैं, फ्लड आ जाता है, कूड़ा भी ऊपर बह रहा होता है। क्यों बह रहा होता है? क्योंकि नालों की सफाई नहीं कराई गई। तो ये किसका काम था? काउंसलर के रूप में? किसका काम था एक एमएलए के रूप में? मैं तो एमपी का चुनाव लड़ रहा हूं। इसमें मेरा इतना आता है कि मैं एमएलए और एमपी को समझाऊं, अगर मैं जीत के आता हूं तो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम पे सफाई कराइए, मानसून आने वाली है। आप लोग इस मानसून के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप लोग सड़कों की सफाई की डेली के बारे में क्यों नहीं सोचते? सड़कों पे खड्डे पड़े होते हैं, आप ड्राइव कर रहे होते हैं, कितनों की गिर के मृत्यु हो जाती है, कईयों को चोटें पहुंच जाती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके बच्चा गिर जाता है रिक्शा से टकरा करके। स्कूटर वाले ड्राइविंग किस ढंग से कर रहे हैं? आजकल इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले भी आ गए हुए हैं। क्या रात को लाइट चलाते हैं? आपने उनको लाइसेंस दे दिया? क्या कभी आपने शाम को उनकी लाइट जलते देखी है? नहीं देखी। कारण नियम का पालन नहीं होता। तो नियम क्यों बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस देने के लिए? उनके पास लाइसेंस नहीं होता, उनके पास आधार कार्ड नहीं होता, उनके पास अपना वोटर कार्ड भी दिल्ली का नहीं होता कई लोगों के पास। तो ये नियम होते हैं हिंदुस्तान के एमपी या एमएलए के रूप में, या आपके काउंसलर के रूप में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक की, या पब्लिक के प्रति लोगों की। लाइसेंस दे दिए जाते हैं, क्यों दे दिए जाते हैं? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के नाम पे कितने लोग टकरा करके एक्सीडेंट के होते अपने आप को बचा करके चल रहे हैं। ये तो केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक मैंने एग्जांपल दिया, जिसे एक सरकार ने इंप्लीमेंट कराया, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। इतने ज्यादा चालान हैं, क्यों लोग अदालतों में निपट रहे हैं? क्यों नहीं उन पे फाइन होते? इस बारे में कभी पब्लिक ने सोचा कि वहां से भी रेवेन्यू अर्निंग हो सकती है, जिससे आप लोगों का कल्याण हो सकता है? इतने हॉस्पिटल्स हैं, क्यों नहीं सही ढंग से लाइनें बनती, ओपीडी कार्ड वितरित किए जाते, डॉक्टर टाइम पे देखते, या दवाइयाँ प्रॉपर उनको क्यों नहीं मिलती? कभी सोचा आपने? कभी आपने सोचा आप पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, या ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन है वो लिमिटेड लोगों के लिए है, 10, 15, 20, और आपको कह दिया जाता है चूंकि ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाइए। क्यों? क्यों नहीं पहले ही इमरजेंसीज के अंदर 50-50 बेड्स लगाए जाते जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, कि पेशेंट आए और उसकी जिंदगी बचानी है? इस बारे में कभी आप लोगों ने सोचा? कितने स्पेशलिटी डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में है? 100, 200, 300, 400 बेड के हॉस्पिटल हैं, क्या वहां पे हर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं? लिख करके लगा दिया जाता है यहाँ पे कार्डियोलॉजी यानी कि दिल का इलाज नहीं है फैसिलिटी इमरजेंसी में, नेफ्रोलॉजी किडनी से रिलेटेड, यूरिन की प्रॉब्लम से रिलेटेड स्पेशलिटी डॉक्टर नहीं है, न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है जो दिमाग के रूप से लोग प्रॉब्लम में हैं या एक्सीडेंट्स के अंदर हैं उनका इलाज किया जाए। क्यों? क्यों नहीं सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल होते? एक हॉस्पिटल है, 200 बेड का हॉस्पिटल है, चाहे 150 का है, चाहे 100 का है, चाहे 400 का है, सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होने चाहिए, चाहे दो ही क्यों ना हो किसी ओपीडी के अंदर। इमरजेंसी में कम से कम पेशेंट का इलाज तो चल पाएगा। हमेशा क्यों केवल एक फिजिशियन ही पेशेंट्स को देखे?
चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे वो किडनी का पेशेंट हो, चाहे डायलिसिस का पेशेंट हो, चाहे डायबिटिक का पेशेंट हो, क्यों नहीं डायबिटोलॉजिस्ट भी वहां पे अलग से हैं। ये सब गलत चीजें हैं। पेंशन क्यों नहीं दी जाती? आज तक क्या कर रहे हैं इतने सालों से? देश को आजाद हुए लगभग 76-77 साल हो चुके हैं, क्यों नहीं पेंशन दी गई? विदेशों में दी जाती है ना। मुझे आज भी याद है कि सन 2005 में मैं मॉरिशस में था, किसी कार्य से गया था इंपॉर्टेंट। वहां जाके देखा कि लोगों को जो ही उनकी 55 साल के बाद की उम्र हुई और रिटायरमेंट हुई, लगभग 2,500 रुपया एक व्यक्ति को लग गई और उसके बाद उसकी बीवी को भी लग गई। क्यों? हिंदुस्तान में आज तक 19 साल बीत चुके हैं, आज भी पेंशन नहीं है। आप लोग कहते गरीबी नहीं है, तो क्यों 80 करोड़ लोगों को 5 किलो या किसी भी रूप में दाल चावल किसी भी रूप में दिया जा रहा है ताकि वो भूखे ना मरे? जब ये कहा जाता है तो लोगों को इतनी समझ जनता को क्यों नहीं आती है कि भुखमरी है, गरीबी है, और कहा जाता है कि गरीबी हमने इतने % मिटा दी, गरीब लोग हैं नहीं। तो अगर गरीब लोग नहीं है तो क्यों उन 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए दिया जाता है? कभी जनता ने सोचा इस बारे में? अगर गरीबी नहीं है तो क्यों अस्पताल में, गवर्नमेंट अस्पताल में इतनी लंबी लाइनें लगती हैं पेशेंट्स के इलाज के लिए? इलाज की फैसिलिटी प्रॉपर क्यों नहीं मिल पाती? क्यों नहीं एडमिशन हो पाती? टेस्ट के लिए बाहर जाकर के टेस्ट क्यों कराने पड़ते हैं? दवाइयां क्यों खरीदनी पड़ती हैं कि ये फैसिलिटी हॉस्पिटल में नहीं है, आपको दवाई बाजार से परचेज करनी पड़ेगी? किडनी के लिए इंजेक्शन चाहिए, बचाना है तो बचा लो, या आपको कैंसर है तो आपको ये 500 रुपए से लेकर के 50-50 हजार रुपए के इंजेक्शन खरीदने आपको बाजार से खरीद के लगाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल के पास नहीं है। ये क्यों फैसिलिटीज हर हॉस्पिटल्स में नहीं है? तो पब्लिक अकाल मृत्यु की तरफ जाती है ना। जनता ने क्या इस बारे में सोचा? आप जनता क्या सोचती है इस बारे में? मैं किस लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं? मैं इसीलिए लड़ रहा हूं, मुझे गरीबी को दूर करना है, और उस गरीबी को दूर करने के लिए मुझे उपाय बाद में सोचने हैं। सबसे पहले मैंने गरीबों को बचाना है, जनता को बचाना है, जो सफरर है बीमारियों से। इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, सही ढंग से पैसे नहीं है, वो कमाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जहां सब्जियां 2 खानी है वहां 1 खा लेंगे, 3 टाइम की इकट्ठी बना के दाल खा लेंगे रोटी के साथ। पैसे की कमी है, इसीलिए वो इलाज नहीं करा पाते। तो उनको इलाज फ्री मिलना चाहिए, ये राष्ट्र का धर्म है। इसी तरह पेंशन लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बच्चे नहीं पूछते। क्या जनता ने सोचा कि उनके परिवार के बच्चे उनको कितना पूछते हैं? क्या उनको मालूम है कि उन्होंने क्या जोड़ा, शादी ब्याह में खर्च कर दिए, बच्चों के बच्चे पैदा किए हुए तो उनकी शादी भी करनी है, तो अंत में होता क्या? पैसे बचते नहीं, मकान होता नहीं। तो क्यों दूसरी सरकारें ये सोचोगे इनकी जनता को फ्लैट फ्री दे देना चाहिए, मकान बना के फ्री दे देना चाहिए? क्या आप लोगों को फ्री लेना चाहिए? क्या आप लोगों का अपना चरित्र नहीं है? क्या आप लोगों के अंदर आत्मसम्मान की भावना नहीं है कि आप मेहनत से कमाएं? अगर यही इलाज उनको फ्री मिल जाए, यही उनको पेंशन मिल जाए, यही उनको बच्चों को एजुकेशन फ्री मिल जाए कॉलेज तक, तो वो कॉम्पिटिटिव होंगे। कहते हैं हम नौकरियां नहीं दिला पाए, हम इस बार इतनी नौकरियां दिलाएंगे। कौन सी सरकार ने अपनी मांगे पूरी की हैं आज तक? कभी जनता ने सोचा? आप लोगों ने नहीं सोचा। नौकरियां नहीं मिलती, इसीलिए मेरा धर्म है कि मैं आप लोगों को कोशिश करके सरकार से, लोगों के साथ, अपोजिट पार्टी से मिलकर, चीफ मिनिस्टर से मिलकर एजुकेशन कॉलेज लेवल तक फ्री कराने का पूरा प्रयास करूंगा, ताकि जनता को एजुकेशन फ्री मिले तो वो खुद अपने इंडिपेंडेंट नौकरी कर पाए, प्राइवेटली या सरकारी, या खुद बिजनेस करने पाए। ये उनमें क्षमता होनी चाहिए। सोचिए, मेरे बारे में सोचिए कि मैं आपको जब डीपली इतना समझा पा रहा हूं तो मेरे अंदर कुछ तो ज्ञान है, अपने जिंदगी का कुछ तो अनुभव है। सोचिए और मुझे वोट दीजिए। धन्यवाद।